Hello everyone. Today we will study about the world climate and climate change with help of NCERT. So class 11, chapter also 11. So now we will start. The world climate can be studied by organizing information and data on climate and synthesizing them in smaller unit for easy understanding. Description and analysis. Three broad approaches have been adopted for classification climate. They are empirical, genetic, and applied. First is empirical classification. So, empirical classification is based on observed data, particularly on temperature and precipitation. And second is genetic classification. Genetic classification attempts to organize climate according to their causes. And third and last is applied classification. Applied classification is for specific purpose. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें बस डेफिनेशन दी है क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट को समझना बहुत इजी है, उसको डिस्क्राइब करके उसको एनालाइज करके। और ये अ, इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो थ्री टाइप्स के, एम्पिरिकल, जेनेटिक एंड अप्लाइड। एम्पिरिकल क्या होता है? बेस्ड ऑन उसके ऑब्जर्वेट जो भी हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, उसमें कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके बारे में हमें बताएगा। जेनेटिक क्लासिफिकेशन उस जो हमारा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लाइमेट में क्या कॉजेज रहे हैं उस पे करेगा। और तीसरा हमने क्या अप्लाई किया, हमारा पर्पस क्या था, उसके अकॉर्डिंग। नाउ कोएपन कोएपन एक साइंटिस्ट थे। उन उनके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन था, उनकी क्या स्कीम थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Köppen's scheme of classification of climate. The most widely used classification of climate is the empirical climate classification scheme developed by V. Köppen. यानी ये एक हमारी क्या है, साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है वी कोएपन। और उन्होंने किस बेस पे किया है क्लासिफिकेशन को? एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे किया। कोएपन आइडेंटिफाइड ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। जो क्लाइमेट और क्लाइमेट के अंदर जो भी वेजिटेशन होते हैं उनके बीच में क्या मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके रिलेशनशिप को बताया। He selected certain values of temperature and precipitation and related them to the distribution of vegetation and used their value of classification the climate। और वो सारी वैल्यू क्या की है उन्होंने यहाँ पे इस चार्ट में यूज की है कि कौन सी वैल्यू पे हम कौन सा मान सकते हैं। तो ये चार्ट भी हम अभी डिस्कस करेंगे। It is an empirical classification based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data। उन्होंने ये वाला एनुअल और मंथली में कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन आ रहा है, उस डेटा के बेस पे किया था। He introduced the use of capital and small letter to डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज करके इसको डिनोट करना चाहा। Although developed in 1918 and modified over a period of time, कोएपन scheme is still popular and in use। आज भी कोएपन क्या है, पॉपुलर है और यूज हो रही है। कोएपन recognized five major climate groups. Four of them are based on temperature and one on precipitation। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो कोएपन ने अपना स्कीम दिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें फोर तो बेस है टेम्परेचर पे और वन बेस है प्रेसिपिटेशन पे। और जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे बेस रहती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एंड now help of table 11.1 listed the climate group and their characteristics according to the Köppen. The capital letter like A, capital C, capital D and capital E delineated या denoted humid climate and B is dry climate। यानी A, C, D, E को हम किससे डिनोट करेंगे?
ये कैपिटल होंगे, और ये जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना उसके लिए होगा ये ACDA। लेकिन जो बी होगा ना वो ड्राई क्लाइमेट के लिए होगा, जहाँ पे नो प्रिसिपिटेशन। द क्लाइमेट ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स designated by small letters based on seasonality of precipitation and temperature characteristics. The season of dryness are the indicated by the small letter like small f, small m, small w, small s, where f corresponds to no dry season. जो f होगा ना वो किसके लिए होगा, नो ड्राई सीजन, यानी वहां पे अच्छी प्रिसिपिटेशन हो रही है। तो देखो कैपिटल ए ट्रॉपिकल के लिए होगा, ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पे क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हाई, जहाँ पे टेम्परेचर कूल रहेगा उस मंथ का, और या तो 18 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे हाई रहेगा। बी में क्या है, कैपिटल बी ड्राई क्लाइमेट्स, पोटेंशियल इवापोरेशन एक्सीड प्रिसिपिटेशन, यानी ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो जो हमारा इवापोरेशन है वो भी पोटेंशियल का मतलब कम, पोटेंशियल का मतलब जितना हो सकता है उतना इवापोरेशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर प्रिसिपिटेशन होता है ना वो वहां पे कम हो रहा है, तभी यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है। थर्ड है वार्म टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स में ईयर इज हायर देन द -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो इन 18 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या रहेगा, वार्म टेम्परेचर में जो भी एवरेज टेम्परेचर है ना उसके अकॉर्डिंग जो मिड लैटिट्यूड होता है ना वहां पे हाई टू हाई टेम्परेचर रहेगा तो वार्म आ जाएगा, यानी वहां पे क्या रहता है, वैसे तो माइनस में ही रहता है लेकिन यहाँ पे -3 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक आने की कोशिश करेगा हाई टू हाई, तो वार्म टेम्परेचर हो जाएगा। कैपिटल सी से डिनोट करेंगे इसे। देन कैपिटल डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। अब कोल्ड स्नो भी होगी और किस एरिया में, जो फॉरेस्ट क्लाइमेट होते हैं ना वहां पे। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री और बिलो, यानी वहां पे स्नो आ रही है तो स्नो में क्या होगा, माइनस में ही जाएगा, तो हाई टू हाई -3 रह सकता है या फिर इससे बिलो ही रहेगा। कैपिटल ई कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, बिलो ही रहेगा, लेकिन उसमें स्नो नहीं होंगे। एच का मतलब हाईलैंड, यानी कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगा तभी ये हाईलैंड का है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें स्मॉल के बारे में दिया है, स्मॉल एम मीन्स मॉनसून क्लाइमेट, और डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई सीजन, एंड एस मीन्स समर ड्राई सीजन। अब देखो जो भी स्मॉल स्मॉल है ना वो ड्राई के लिए डिनोट होंगे और ड्राई सीजन के लिए, लेकिन जो हमारे जो कैपिटल थे वो टेम्परेचर से रिलेटेड थे, आपने ये मतलब ऑब्जर्व किया होगा। द स्मॉल लेटर A, B, C and D refer to the degree of severity of the temperature. The capital B dry climate are the subdivided using the capital letter S for steep और सेमी एरिड एंड W for desert। अब इसमें बताया कि जो कैपिटल B होगा ना वो हमारा इसमें सब डिवाइडेड करेगा, उसके साथ एस आ जाएगा तो वहाँ का स्टीप और सेमी एरिड एरिया होगा, और अगर उसके साथ डब्ल्यू आता है तो इसका मतलब वहां पे डेजर्ट होगा। द क्लाइमेट टाइप्स आर लिस्टेड इन 11.2। 11.2 में है अभी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट ग्रुप एंड टाइप्स इज शोन इन 11.1, जो हमने पढ़ लिया ऊपर। अब नेक्स्ट इसमें ये हम अभी टेबल डिस्कस करेंगे, अ, उससे पहले कुछ भी नहीं, हम टेबल ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे है ग्रुप टाइप, लेटर कोड क्या रहेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे। ए है कैपिटल ए यानी ट्रॉपिकल एरिया, हमने ऊपर भी देखा, और ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था A B C D ये किसको, ह्यूमिड
क्लाइमेट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे टाइप क्या रहेगा, ट्रॉपिकल वेट हो सकता है, ट्रॉपिकल मॉनसून हो सकता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई हो सकता है। तो उसके लिए अगर ट्रॉपिकल वेट रहता है तो उसके लिए AF, नो ड्राई सीजन, यानी इसका मतलब वहाँ पे ड्राई सीजन नहीं रहेगा, यानी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। दूसरा है ट्रॉपिकल मॉनसून यानी AM का मतलब मॉनसून था, मॉनसूनल सो ड्राई सीजन, मतलब ड्राई सीजन थोड़े टाइम के लिए, फिर मॉनसून आ जाएगी तो प्रेसिपिटेशन होगा। और अभी है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी AW, विंटर ड्राई सीजन। अब देखो ए का मतलब क्या है हमारा, ड्राई सीजन से ही हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसमें क्या रहता है हमारा, 18 डिग्री या उससे अबूव रहता है हमारा टेम्परेचर। बी ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल स्टीप, या तो डेजर्ट बनेंगे या स्टीप बनेंगे या डेजर्ट बनेंगे। और इसमें दो एरिया इंक्लूड होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और एक मिड लैटिट्यूड। अब देखो इसमें अगर BSH करके आ गए, यानी 3 ऐड है इसमें, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टीप, बी का मतलब क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट, और एस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सेमी एरिड, और एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ड्राई सीजन। एच का मतलब क्या हो जाएगा, ड्राई सीजन। ठीक है। अब मतलब ये एच आया है ना, ये सब ट्रॉपिकल और रीजन के लिए आया। जब सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा ना तो हम उसके आगे एच यूज करेंगे, और मिड लैटिट्यूड आएगा तो उसके लिए के यूज करेंगे। अब देखो अगर डेजर्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, BWH, यानी कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। मिड लैटिट्यूड में क्या आ जाएगा, BSK, मतलब सेम रहेगा, लेकिन ये मिड लैटिट्यूड है, स्टीप बना रहा है, तो यहाँ पे के यूज होगा। यानी वही सेमी एरिड एंड ड्राई सीजन कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड पे। अब इसमें वही सेम BW किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे के शो करता है मिड लैटिट्यूड को, एरिड रीजन होगा यहाँ पे, और साथ में क्या होगा, ड्राई। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल C, यानी वॉर्म टेम्परेचर। वॉर्म टेम्परेचर कहाँ होगा, मिड लैटिट्यूड पे। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के बनेंगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी, मरीन वेस्ट कोस्ट। अब देखो सी ये किसको डिनोट कर रहा है, जैसे A B C हमारे थे ना, ये वार्म टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं। अब देखो कैपिटल F में क्या आता है, ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, और ए का क्या हो जाएगा, वार्म समर। अब ये मेडिटेरियन सी में क्या होगा, सी के साथ एस आ जाएगा, यानी ड्राई हॉट समर। मरीन वेस्ट कोस्ट लाइफ में क्या हो जाएगा, देखो सी भी आया है, एफ भी आया है, तो इसका मतलब पहले तो नो ड्राई सीजन, दूसरा वार्म रहेगा, और तीसरा बी का मतलब क्या हो जाएगा, वार्म एंड कूल समर एरिया रहेगा। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट है डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। अब देखो जहाँ पे स्नो बनती है, स्नो कहाँ पे बनेगी, कॉन्टिनेंटल और सब एरेटिक जोन में। तो पहला है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, यानी DF, जहाँ पे नो ड्राई सीजन रहेगा, सर्व और विंटर भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्नो बन रही है तो विंटर तो होगा ही होगा। DW का मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई एंड वेरी सर्व। आगे है ई कोल्ड क्लाइमेट। तो ई कोल्ड क्लाइमेट में कौन से आते हैं, हमारे टुंड्रा वाले रीजन, जहाँ पे क्या रहती है, समर तो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ET यानी कैपिटल T किसको डिनोट करेगा, टुंड्रा को। तो नो ट्रू समर। और पोलर आइस कैप यानी F, कैपिटल F से डिनोट होगा, तो ये होगा प्रीनिलियर आइस। H यानी हाईलैंड, हाईलैंड पे ही होगा, और इसे हम केवल कैपिटल H से ही डिनोट करेंगे, हाईलैंड विद स्नो कवर। तो ये हुआ। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ें। तो देखो पहला हमारा ग्रुप था ए का। तो ए को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। तो आप है ना वर्ल्ड के जो मैप मैप होता है उसमें भी जाके देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। यानी एक लाइन्स होती है, द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ जिसे हम बोलते हैं।
make the climate hot and humid. Annual range of temperature is very low and the annual rainfall is very high. इसमें क्या रहता है कि टेम्परेचर तो बहुत लो रहता है वहाँ पे। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है ना, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वो पास होंगे। तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है लेकिन हाई रेनफॉल होता है। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एएफ यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, एफ का मतलब वेट क्लाइमेट, एएम का मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट और एडब्ल्यू का मतलब ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ओके, अब इसका नेक्स्ट है, हम्म, यहाँ पे दिया आइसलैंड ईस्ट इंडीज significant amount of rainfall occur in every month of the year as thunders soar in the afternoon. The temperature is uniformly high and the annual range of temperature is negligible. The maximum temperature on any day is around 30 degrees Celsius while the minimum temperature is around 20 degrees Celsius. मतलब एकदम नॉर्मल सा ही रहता है वहाँ पे। Tropical evergreen forest with the dense canopy cover and large biodiversity are found in this climate. तो हमें भी पता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ना वो एकदम मतलब मेंटेन होता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट डेंस होते हैं काफी ज्यादा और बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिलती है। इसी के अंदर है, देखो ट्रॉपिकल चल रहा है, ए का मतलब क्या होगा? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। अब हम ए एम पढ़ने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट ए एम यानी ए एफ में तो हमें पता चल गया कि क्या होगा, ट्रॉपिकल वेट वाला। ओह सॉरी, नीचे छोड़ दी हमने दो लाइन, है ना, वही था। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एएफ। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। ट्रॉपिकल इक्वेटर क्या होता है? जो 0 डिग्री वाला होता है ना, जो हमारे जो अर्थ होती है उस पे 0 डिग्री वाला जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। चलो मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देती हूँ। अभी तो इसमें शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, ये इंडिया का इसने शो कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल्स भी होते हैं, टूल्स में भी देख सकते हैं हम, लाइनें शो करता है। तो ये व्यू में दिखाया ग्रिड लाइंस। हम्म, अभी देखो, जो हमारी 23.5 डिग्री होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी आप देखना, इस ग्रिड में आपको अच्छे से दिखेगी। ये देखो, लेटीट्यूड भी हमें दिया हुआ है। ये देखो,
ट्रैपिक ऑफ कैंसर ये वाली है। और जैसे ही हम थोड़ा सा इसको नीचे की साइड करेंगे ना, ये देखो ट्रैपिक ऑफ कैंसर, और इसके बीच में आएगा इक्वेटर, फिर उसके नीचे आएगा ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखो ये इक्वेटर है, ये देखो ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी आपको पता भी चल गया होगा ये कितने पे है। जैसे 20 डिग्री की है तो ये 23.5 ये वाली होती है। अभी मैं भी आपको अच्छे से तीनों लाइनें दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाले होते हैं, ठीक है। तो हम किसके बीच में देख रहे हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, इसमें हम देख रहे हैं। इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले एएफ वाला पढ़ लिया, नियर ट्रॉपिकल, और वहाँ पे क्या रहता है, ड्राई सीजन वाला रहता है, यानी अ, जहाँ पे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पे बारिश भी होती है, और एवरग्रीन वाला जो भी एरिया देखने को मिलता है वो इसी साइड में मिलता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसमें इक्वेटर, मैंने आपको दिखाई दिया है ना, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे के साइड होता है। ओके, नाउ अभी हम पढ़ेंगे इसमें इसका सेकंड वाला। सेकंड में क्या है हमारे पास, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, यानी एएम से जिसे हम डिनोट करेंगे। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एएम इज फाउंड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। यानी ये हमें कहाँ मिलेगा, जो जहाँ पे ये मॉनसून रहता है, ये मिलेगा हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और नदर्न ईस्टर्न पार्ट में भी। अब यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल ओकर्स मोस्टली इन समर, समर में होती है, विंटर में क्या रहता है, ड्राई रहता है। द डिटेल्ड क्लाइमेट अकाउंट ऑफ दिस क्लाइमेटिक टाइप्स इज गिवन द बुक ऑन इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट में भी इसके बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये कहाँ मिलता है, फाउंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी एडब्ल्यू। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट occurs north and south of the AF type climate region। यानी AF वाला कौन सा था, जहाँ पे देखो ये हमारा एमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट्स बॉर्डर्स विद द ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड सीएफ और सीडब्ल्यू। अब सीडब्ल्यू याद करो क्या होता है, यानी विंटर वाला, ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में सी एफ और सी डब्ल्यू वाला मिलता है। एग्जिस्टिव एडब्ल्यू क्लाइमेट इज फाउंड to the north and south of the Amazon forest in Brazil and adjoining parts adjoining parts of Bolivia and Paraguay in South America, Sudan and southern of Central America. The annual rainfall in this climate is considered considerably less than that in AF and AM climate types and is variable also. The wet season is shorter and the dry season is longer। यानी इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारा एएफ और एएम क्लाइमेट होता है ना, उसके बीच में ये वेरी करता है।
यानी कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है तो वो, लेकिन इसमें जो भी वेट वाला सीजन रहेगा ना वो शॉर्ट रहेगा और ड्राई वाला सीजन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आगे है इसके अंदर, द वेट सीजन इज शॉर्टर एंड द ड्राई सीजन इज लॉन्गर विद द ड्रॉप बीइंग मोर सब, यानी हम एडब्ल्यू पढ़ रहे हैं तो वेट के साथ क्या रहेगा, हमारा ड्राई सीजन रहेगा। वेट कम टाइम के लिए, ड्राई सीजन ज्यादा टाइम के लिए। देन टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड diurnal range of temperature are the greatest in the dry season. Deciduous forest, deciduous forest and three serrated grassland occurs in this climate, यानी ये डेसिड्यूडस फॉरेस्ट और जो थ्री शेयर्ड हमारे जो ग्रासलैंड होते हैं वो इसी हमें क्लाइमेट के अंदर मिलेंगे। अब ए वाले तो हमारे कंप्लीट हो गए। ए वाले कौन से थे, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। ए एफ में कौन सा आएगा, जो हमारा क्या रहता था, ड्राई सीजन रहता था। यहाँ पे हम ए एफ में आएगा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जहाँ पे ड्राई नहीं से वेट क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश रहती है और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एएम होगा हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट और थर्ड रहेगा वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी वेट कम टाइम के लिए और ड्राई ज्यादा टाइम के लिए। अब बी वाले पे आते हैं। बी कौन सा होता है, ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पे सिर्फ ड्राई ड्राई दिखेगा उसे हम बी से डिनोट करेंगे। ड्राई क्लाइमेट आर characterized by very low rainfall that is not adequate for the growth of the plants. These climates over a very large area of the planet, extending over large latitude from 15 to 60 north and south of the equator, यानी हमारे नॉर्थ और साउथ के जो 50 से 60 डिग्री तक जाता है इक्वेटर से, वहां पे हमें क्या मिलेगा, ये ड्राई क्लाइमेट वाला एरिया मिलेगा। एट द लो लेटीट्यूड फ्रॉम 15 टू 30, यहाँ 15 से 30 जाएंगे तो दे ओकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई वेयर सब subsidence and inversion of temperature do not produce rainfall। यहाँ पे क्या नहीं होगा, हमें रेनफॉल इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। On the western margin of the continents adjoining the cold current, particularly over the west coast of South America, they extend more uh, equatewards and occurs on the coastline. In middle latitude from 35 to 60 north and south of equator, यानी इसके ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में, इक्वेटर से 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ऊपर और नीचे वाली साइड में हमें क्या देखने को मिलता है। In middle latitude from 35 to 60 north and south equator, they are conformed to the interior of the continent where maritime humid winds do not reach and to area often surrounded by mountains. Dry climate are divided into steep or semi-arid climates. किसमें डिनोट करते हैं हम, जो हमारा स्टीप और रहेगा सेमी एरिड उसको बी एस से हम डिनोट करेंगे। बी का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई क्लाइमेट यानी स्टीप वाला, और एस का मतलब सेमी एरिड। दूसरा रहेगा हमारा डेजर्ट, डेजर्ट को हम किससे डिनोट कर देंगे, डब्ल्यू से। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज ए सब ट्रॉपिकल स्टीप यानी बी एस एच सब ट्रॉपिकल में ऐड हो जाएगा, एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बी डब्ल्यू एच डिनोट में हो जाएगा। At latitude from 15 to 35 and mid-latitude steep PSK and mid-latitude desert BWK at the between 35 to 60, यानी 15 से 35 रहेगा तो वो तो रहेगा हमारा मिड लैटिट्यूड, और उससे 35 से अबोव 60 तक जो भी रहेगा उसे हम कहेंगे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा, इसी को फर्दर हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल स्टीप यानी बी एस एच एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी बी डब्ल्यू एच क्लाइमेट। ट्रॉपिकल स्टीप कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच हैव कॉमन precipitation and temperature characteristics located in the transition zone between humid and dry climate
सब ट्रॉपिकल स्टीप रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट। डेजर्ट से यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा मतलब हमें बारिश देखने को मिल सकती है। कौन से रीजन में? सब ट्रॉपिकल स्टीप में। स्टीप वाले एरिया में हम थोड़ी सी बारिश देख सकते हैं, लेकिन डेजर्ट वाले में बिल्कुल भी नहीं। एडुकेट इवन फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड, यहाँ पे ग्रासलैंड ग्रो हो जाते हैं। द रेनफॉल इन बोथ द क्लाइमेट इज हाईली वेरिएबल। द वेरिएबिलिटी in the rainfall affected the life in the steppe much more than in the desert। यहाँ पे क्या करती है, यही इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। मोर more often causing famine. Rain occurs in short, intense thunder shower in desert and is ineffective in building soil moisture. Fog is common in coastal desert bordering cold current। कोल्ड करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे फॉग जल्दी से बन जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर इज वेरी हाई। The highest say temperature of 58 degrees Celsius was recorded as at Ai Aziza, Libya on 13 September 1922 में देखा गया है 50 डिग्री सेल्सियस तक। The annual and durable ranges of temperature are so high। यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आगे है हमारा इसमें इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, दोनों के बारे में क्या होता है। बी के बारे में, बी में सिर्फ दो टाइप से डिवाइडेड हुए। एक तो हुआ है हमारा एस से और एक हुआ है डब्ल्यू से। बी का मतलब क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो ड्राई क्लाइमेट तो हमें दिखेगा ही दिखेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा। एस का मतलब क्या होगा, सब ट्रॉपिकल स्टीप एरिया। और डब्ल्यू का मतलब क्या होगा हमारा, डब्ल्यू का मतलब होगा डेजर्ट वाला एरिया। ओके, अब इसमें एक तो एच से डिनोट करते हैं, ये एक के से डिनोट करते हैं। एच का मतलब क्या होगा, सब ट्रॉपिकल जो वाला एरिया होगा उससे डिनोट करेंगे, और के को डिनोट करेंगे मिड लैटिट्यूड से। ओके, वार्म टेम्परेचर, अब देखो वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट सी में। अब वार्म टेम्परेट रहेगा यहाँ पे, मतलब नॉर्मल, उससे कम रहेगा। जो हमने बी का पढ़ा था उससे कम। warm temperate mid latitude climate extend from 30 to 50 डिग्री। वो क्या थे, 15 to 60 डिग्री तक थे। अब उसमें भी दो पार्ट थे ना अलग अलग, और ये 30 से 50 डिग्री तक ही रहता है। ऑफ लैटिट्यूड मेनली ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट में हमें ज्यादा मिलते हैं। these climate generally these climate generally have warm summer with the middle winters। They are grouped into four types। First वाला होता है humid subtropical, that is dry in winter and hot in summer। ये तो हमें भी पता है कि ड्राई किस में रहता है, विंटर में, और हॉट में क्या रहेगा, समर सीजन रहेगा। आगे है मेडिटेरियन सी का, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, पहले तो CWA। ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया, हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी 30 to 50 डिग्री वाला। और डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर, और ए का मतलब ऐसे मान लो कि हॉट इन सम। मेडिटेरियन सी को किससे करेंगे, CS से। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दैट इज नो ड्राई सीजन एंड मिल्ड विंटर, यानी CFA। अब FA में क्या आता है, एफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब ड्राई सीजन बिल्कुल। और एफ का मतलब क्या होगा, वही से कि हमारा क्या नहीं होता, विंटर क्या रहता है हमारा, विंटर में मतलब थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, यानी CFB। मरीन में तो पानी ही पानी होता है, और बी का मतलब कोस्ट क्लाइमेट। अब एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे, इसके फोर टाइप्स है।
Humid subtropical climate (CWA). Humid subtropical climate occurs poleward of Tropic of Cancer and Capricorn। ये क्या रहता है, इसके बीच में वेरी करता है। मेनली इन नदर्न इंडिया प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स द क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट एक्सपेक्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। तो विंटर में क्या रहता है, इसका वार्म रहता है। ये CW एरिया होता है ना, और चाइना के साइड, और हमारे जो इंडिया होता है ना, इंडिया का जो नदर्न पार्ट होता है उस साइड हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरा है मेडिटेरियन क्लाइमेट यानी CS। As the name suggested, Mediterranean climate occurs around Mediterranean Sea along the west coast of continental in subtropical latitude between 30 to 40 latitude. For example, Central California, Central Chile, along the coast in southern eastern and southern western Australia. These areas come under in influence of subtropical high in summer and westerly wind in winter. Hence, the climate is uh, characterized by hot, dry summer and mild, rainy winter. Monthly average temperature in summer is around 25 degrees Celsius and in winter below 10 degrees Celsius. The annual precipitation range between 30 to 90 सेंटीमीटर। इसमें मेडिटेरियन सी के आसपास ही रहेगा, जैसे कोई कैलिफोर्निया हो गया, चाइल वगैरह हो गया। और इसका जो लैटिट्यूड रहता है हमारे टेम्परेचर का, वो रहेगा 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड। और इसका जो अराउंडिंग टेम्परेचर रहता है वो समर में रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और विंटर में रहेगा 10 डिग्री से बिलो। और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 30 to 90 डिग्री के बीच में, सॉरी 30 to 19 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी CFA। अब F का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बारिश ही बारिश होती हो, जहाँ पे नो ड्राई सीजन हो। Humid subtropical climate lies on the eastern part of the continental in subtropical latitude। ये कहाँ पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। यानी इसका मतलब जो सी वाला हो गया ना, उसे हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही कहेंगे। आगे है, इन दिस रीजन द एयर masses आर जनरली unstable and cause rainfall throughout the year. The occurs in eastern United States of America यानी USA, southern and eastern China, southern Japan, northern eastern Argentina, coastal South Africa, and eastern coast of Australia. The annual average of precipitation vary from 75 to 150 centimeter, and thunderstorm in summer and frontal precipitation in winter are common। इसमें क्या हो जाता है, जो भी हमारे चाइना के आसपास का जो भी पार्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा बारिश होने का मेन रीजन हमारा कौन सा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी CF। ये कौन सा है, ए CFA का है। तो देखो इसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका एवरेज वेरी करता है 75 to 150 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ थंडर स्टॉर्म भी बहुत जाते हैं, ज़्यादा आते हैं। जो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है वो यहाँ का कॉमन ही है, मतलब हर वक्त आते रहते हैं। मीन मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 27, यानी इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल रहता है। एंड इन विंटर इज वेरीज फ्रॉम 5 to 12 डिग्री सेल्सियस। द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल। तो यहाँ पे क्या रहता है, कॉमन रहता है। और यहाँ का एरिया भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीज वगैरह काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे, आप देख भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाइना देखूँ,
ये देखो ये चाइना है। यहाँ पे ही देखो जो हमारे हिमालय वाले पहाड़ वगैरह रहते हैं वो भी है। और जो जो इसमें नाम बताए गए हैं वहाँ पे क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा बारिश रहती है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। आगे हम पढ़ेंगे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट यानी CFP। यहाँ भी क्या नहीं रहेगा हमारा, ड्राई सीजन तो यहाँ भी नहीं रहेगा, लेकिन बी का मतलब क्या हो जाएगा, कोस्ट क्लाइमेट, कोस्ट पे हम रह रहे हैं वो वाला से। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज लोकेटेड पोल वर्ल्ड यानी पोल के बिल्कुल पास वाला जो रीजन होता है ना वो from the Mediterranean climate on the west coast of continent. The main area are northern western Europe, west coast of northern America, northern of California, southern Chile, southern eastern Australia and New Zealand. Due to marine influence, the temperature is moderate and in winter it is warmer than for the its latitude. The mean temperature in summer is ranges 15 to 20 degree Celsius and winter temperature are smooth. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies gently from 50 to 25 to 50 टू 50 सेंटीमीटर। इसमें क्या रहता है, हमारा प्रिसिपिटेशन रहता है, वेरी करता है। देखो एक बार दोबारा से, जो ये मरीन कोस्ट वाला एरिया होगा ना वो हमारा होगा जैसे कैलिफोर्निया, यानी जिसके भी पास पास में जो ये लगे रहेंगे ना हमारे ओशंस वगैरह लगे रहेंगे वहीं पे हमें देख, जैसे हमारा नदन अमेरिका हो गया इसकी कोस्ट पे। ओके आपको दिखाई देती हूँ, एक बार पहले यूरोप देखते हैं। ये यूरोप वाला रीजन है, तो यहाँ क्या लगता है हमारे कोस्ट, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा, जो ये मरीन लाइफ वाला है ये, और क्या था उसमें, यूरोप हो गया और अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया रहा। ये देखो इसके पास पास अमेरिका नाम से सर्च करें, ये जो अमेरिका वाला पार्ट है वो भी, इधर देखो इधर की साइड यूरोप है, ये पूरा का पूरा अमेरिका वाला रीजन, ये देखो यहाँ पे मरीन कोस्ट लाइफ है। ओके और यहाँ का टेम्परेचर आप लिख भी सकते हैं, समर में रहता है 15 to 20 और विंटर में रहता है 4 से 10। और यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो एवरी ईयर का 50 to 220 to 50 सेंटीमीटर रहता है। ये हो गए सी के। अब है हमारा डी का। डी में क्या आते हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी धीरे धीरे हम ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो कोल्ड स्नो कहाँ रहेगा, ऊपर की साइड। Cold snow forest climate occurs in the large continental area in the northern hemisphere.
पूरा का पूरा जो नदर्न हेमिस्फेयर रहेगा ना उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन जैसे पोल के साइड ज्यादा जाते हैं वहां पे। तो ये रहेगा बिटवीन 40 to 70 नदर्न लैटिट्यूड इन यूरोप और एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो कोल्ड स्नो वाला फॉरेस्ट होगा ना, डी, वो कहाँ पे रहेगा, 40 to 70, जो कि यूरोप हो गया, जो अभी अभी हमने देखा, एशिया हो गया, नदर्न अमेरिका हो गया। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डीएफ यानी कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर एंड डीडब्ल्यू इट मींस कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। अब आप भी समझ गए एफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होगा, बारिश खूब ज्यादा होगी, हरियाली खूब ज्यादा होगी वहां पे, तो ह्यूमिड विंटर हमें चाहिए। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ड्राई सीजन वाला। द severity of a winter is more pronounced in higher latitude। अब इसमें हमारा ये आ जाता है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। Cold climate with dry winters (DW). Cold climate with dry winters occurs mainly over northern eastern एशिया में ज्यादा देखने को मिलता है। ये DW वाला, एक TF वाला भी होता है ना, DF वाला नीचे तो नहीं छोड़ दिया नहीं। हम्म, चलिए DF वाला पढ़ते हैं। Cold climate with humid winter occurs poleward of marine coast climate and mid-latitude steppe. The winters are cold and snowy. The frost-free season is short. The annual ranges of temperature are large. The weather changes are abrupt and short. पोलवर्ड द विंटर्स आर मोर सर, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल सा एरिया रहता है, और जो विंटर वाला सीजन होता है वो काफी लंबा चलता है। इसमें इसमें हमारे एशिया की, नदर्न ईस्टर्न एशिया की साइड हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स a weakening in summer set in monsoon like a reversal of wind in this region. Poleward summer temperatures are lower and winter temperatures are extremely low with many locations experiencing below freezing point। अब आपको भी पता होना चाहिए कि freezing point क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जो 0 डिग्री से नीचे हो, फ्रीज कर दे। टेम्परेचर फॉर अप टू 7 months इन ए ईयर, हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक रहता है 7 मंथ तक। प्रेसिपिटेशन ओकर्स इन समर में देखने को मिलेगा। द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो, क्योंकि ये ड्राई वाला है, तो ये 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, इसमें तो बहुत ही कम होती है। पोलर क्लाइमेट, अब पोलर क्लाइमेट को किससे डिनोट करेंगे, जो पोल पे रहेगा उसको ई से डिनोट करें। पोलर क्लाइमेट एग्जिस्ट पोलवर्ड्स बियॉन्ड 70 लैटिट्यूड, 17 डिग्री के लैटिट्यूड में। पोलर क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, पहला टुंड्रा, दूसरा आइस केप, यानी इसको ईटी और ईएफ से डिनोट करेंगे। टुंड्रा क्लाइमेट क्या होता है, द टुंड्रा क्लाइमेट यानी ईटी is so cold after their types of vegetation like low growing mosses, lichens and flowering plants. This is the region of the permafrost where the subsoil is permanently frozen. The short growing season and winter logging support only low growing plants. During summer, the tundra region have very long duration of daylight। यानी टुंड्रा में क्या होता है कि जो डे वाला सीजन होता है ना वो काफी लॉन्ग होता है बस। दूसरा है आइस कैप, और ये फ्रीज वाला ये। द आइस कैप क्लाइमेट यानी ईएफ अकर्स ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका वाला रीजन होता है।
Even in summer, the temperature is below freezing point. This area receive very little precipitation. समर में इसका freezing point से below चला जाता है, तो समर कहाँ, फिर तो विंटर ही हो गया ना, लेकिन समर के टाइम में चला जाता है इनका. The area receive very little precipitation. The snow and ice get accumulated and the mounting pressure causes the deformation of the ice sheets and they break. They move as icebergs. Iceberg भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे. The float in the Arctic and Antarctic waters. Plateau Station Antarctica 795 portray this climate. अब लास्ट है हमारा हाईलैंड क्लाइमेट. हाईलैंड क्लाइमेट आर गवर्नड बाय टोपोग्राफी. ये हमें टोपोग्राफी में देखने को मिलता है. In high mountain, large changes in mean temperature occurs over short distance. Precipitation types and intensity also vary spatially across highlands. This is vertical zonation of layering of climate types with the elevation इन द माउंटेन इन्वायरमेंट. यानी हमें स्पीड की तरह इसमें दिखेगा हाईलैंड में. इसमें भी क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए होता है. अब हमारा आता है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके क्या कॉजेज हैं. तो वो द अर्लियर चैप्टर्स ऑन क्लाइमेट summarized our understanding of climate as it prevails now. The types of climate we experience now might be prevalent over the last 10,000 years with minor and occasionally wild fluctuation, fluctuations. क्या करता है, ऊपर नीचे जाता रहता है. The planet Earth has witnesses many variation in climate since the beginning. Geological records show alternation of glacial and interglacial periods. The geomorphological features, especially in high latitude and high latitude, exhibit track of advance and retract of the glacier. The sediments deposited in glacial lake also reveal the occurrence of warm and cold periods. हमारे क्या है कि ग्लेशियर भी क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं. उसके बारे में बता रहा है कि कोई मतलब एक टाइम होता था पहले, अब बिना टाइम के वार्म हो चाहे कोल्ड. द rings in the tree provided clue about wet and dry periods. Historical record describe the varies in climates. All these evidence indicate that change in climate is a natural and continuous process. India also witnessed alternate wet and dry period. Archaeological findings show that the Rajasthan desert experienced wet and cool climate around 8000 BC. The period 3000 1700 BC had higher rainfall. From about 2000 to 1700 BC, this region was the center of the Harappan civilization. Dry condition accentuated since then. In the geological past, the earth was warm some 500 to 300 million years ago. Although the Cambrian, Ordovician and Silurian period, ये इनके पीरियड थे उस टाइम पे. During the Pleistocene epoch, glacial and interglacial periods occurred. The last major pre-glacial period was about 18,000 years ago. The present interglacial period started 10,000 years ago. Climate in the recent past. Variability in climate occurs all the time. The 90s decade of the last century witnesses extreme weather events.
The 1990s recorded the warmest temperature of the country and some of the worst flood around the world. The worst devastating drought in the Sahel region, southern of the Sahara Desert. हमें कहाँ देखने को मिला है? सहारा में 90s के टाइम 1967 से 1977 के बीच में is one such variability during the 1930s. Severe drought occurs in southern western Great Plains of United States, described as the Dust Bowl. Historical record of copy yield or crop failures of flood and migration of people tell about the effect of changing climate. वहाँ पे क्या देखने को मिल गया था? जैसे फ्लड वगैरह आने से क्लाइमेट में चेंज देखने को मिला था हमें। क्रॉप जो भी थी वो भी सारी की सारी क्या हो चुकी थी? खराब। A number of time Europe witnesses warm, wet, cold and dry period. The significant episodes were the warm and dry condition in the 10th and 11th centuries. When the Vikings settled in Greenland, Europe witnesses little ice age from 1550 to about 1850. From about 1885 to 1940, world temperature shown as upward trend. After 1914, the rate of increases in temperature slowed down. क्या देखने को मिला है हमें वहां पे? स्लो डाउन. Causes of climate change. The causes for climate change are mainly they can be grouped into astronomical and terrestrial causes. The astronomical causes are the change in solar output associated with the sunspot activities. Sunspots are dark and cooler patches on the sun which increase and decrease in a cyclic manner. According to the some meteorologists, when the number of sunspots increases, cooler and wetter weather and greater storminess occurs. A, de- a decrease in sunspot numbers is associated with warm and drier conditions. Yet these findings are not statistically significant. And another astronomical theory is Milankovitch oscillations, which infer cycle in the variations in the Earth orbital characteristics around the sun. यानी हमारे जो भी ये देखने को मिल रही है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल के कारण ही मिल रही है हम जिसमें क्या हो रहा है सनस्पोर्ट जैसे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बढ़ रहे हैं वो वाला सीजन और उससे क्या हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई हो रहा है उसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज होता दिख रहा है and next the warming of the earth and change in the earth axial tilt. All these alter the amount of insolation received from the sun, which in turn might have a bearing on the climate. Volcanism is considered as another cause for climate change. Volcanic eruption throws up loads of aerosols into the एटमॉस्फेयर वेल्किन अब जो करप्शन हो रहा है उसके थ्रू क्या हो रहा है एरिसोल्स में कन्वर्ट हो रहा है जो भी एरिया उसमें अच्छे से क्या नहीं हो पा रही क्रॉप्स वगैरह these aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of time reducing the sun's radiation reaching the earth's surface after the recent Pinatubo of Ei Icon's volcanic eruptions, the average temperature of Earth fell some extents for some years. The most important anthropogenic effect on the climate is the increasing trend in the concentration of the greenhouse gas in the atmosphere, which is likely to cause global warming का कारण कौन बनती है ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारे नाउ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं due to the presence of greenhouse gas the atmosphere is behaving like a greenhouse
The atmosphere also transmits the incoming solar radiation, but observe the vast majority of long-wave radiation emitted upwards by the Earth's surface. यानी क्या होता है कि हमारे जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो भी सोलर से इनकमिंग रेडिएशन आती है वो शॉर्ट रेडिएशन होती है, लेकिन वापस जाती है तो वो लॉन्ग में चेंज हो जाती है। उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उससे क्या देखने को मिलता है हमें, ग्लोबल वार्मिंग। The gases that absorb long-wave radiation are called greenhouse gases. The process that warm the atmosphere are often collectively referred to as a greenhouse effect. और इससे होने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। The term greenhouse is derived from the analogy to greenhouse used in cold area for preserving heat. A greenhouse is made up of glass. The glass, which is transparent to incoming short-wave solar radiation, is opaque to the outgoing long-wave radiation। यानी क्या करता है कि जो हमारा ग्लास होता है वो क्या करता है, ग्लास भी क्या करता है, इनकमिंग शॉर्ट रेडिएशन को आने देता है लेकिन वापस उनको जाने नहीं दे पाता। The glass therefore allow in more radiation and prevents the long wave radiation going outside the glass house, causing the temperature inside the glass house structure warmer than outside. When you enter a car or bus during summers where windows are closed, you feel more heat than outside. Likewise, during winter, the vehicle with closed door and windows remaining warmer than the temperature outside. This is another example of greenhouse effect. ग्रीन गैसेस, जिसको हम GHGs से भी डिनोट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी होती है? द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ कंसर्न टुडे आर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन CH4, न्यूट्रो ऑक्साइड N2O, and ozone O3. Some other gases such as a nitric oxide NO and carbon monoxide CO easily react with the greenhouse gases and affect their concentration in the atmosphere। तो कौन कौन सी होती है? CO2, CFC, CH4, N2O, NO, O3, CO। The effectiveness of any given greenhouse gas molecule will depend on the magnitude of the increase in its concentration, its lifetime in the atmosphere, and wavelength of radiation that is observed. The chlorofluorocarbons CFC are highly effective ozone which absorb ultraviolet radiation in the stratosphere, is very effective in observing terrestrial radiation when it present in the lower atmosphere. Another important point to be noted is that the more time the greenhouse molecules remains in the atmosphere, the longer it will take for Earth's atmospheric system to recover from any change brought out by the latter. The large concentration of greenhouse gases in the atmosphere is CO2. The emission of CO2 comes mainly from fossil fuel combustion, oil, gas, and coal. Forest and ocean are the sinks for the carbon dioxide. Forest use CO2 in their growth. So deforestation deforestation due to change in the land use also increase the concentration of CO2. The time taken for atmospheric CO2 to adjust to change in source of sinks is 20 to 15 years. It is rising at about 0.5% annually.
Doubling of concentration of CO2 over pre-industrial level is used as an index of estimating the changes in climate models. Chlorofluorocarbon are produced of human activity. Ozone occurs in the stratosphere where ultraviolet rays converted oxygen into ozone. Thus, ultraviolet rays do not reach the Earth's surface. The CFC which drift into the atmospheric destroyed the ozone. ये क्या करती है? ओजोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी जो ओजोन होती है उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। इसलिए जो अल्ट्रावायलेट होती है ना वो हमारे तक ओजोन उससे हमारा क्या करती है? बचाव करती है। लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन occurs ओवर अंटार्कटिका। जो हमें अंटार्कटिका पे दिखा था ना, डिप्लीशन, लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। द depletion of ozone concentration in the stratosphere is called the ozone hole. जो भी ओजोन का डिप्लीशन होता है ना उसको ओजोन होल कहते हैं। दिस अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। तो उससे क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट होती है ना वो ट्रोपोस्फेयर से सीधा ही पास कर जाती है। इंटरनेशनल एफर्ट्स हैव बीन initiated for the reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphere. The most important one is the Kyoto Protocol Proclimate in 1997. This protocol went into effect in 2005, ratified by 141 nations. Kyoto Protocol bounds the 35 industrial countries to reduce their emission by the year 2012 to 5% less than the levels prevalent in the year of 1990. The increasing trend in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere may, in the long run, warm up the Earth. Once the global warming sets in, it will be difficult to resolve it. The effect of global warming may not be uniform everywhere. Neither, Nevertheless, the adverse effect due to global warming will diversely affect the life supporting system. Rise in the sea level due to melting of glacial and ice cap and the thermal expansion of the sea may inundate large part of the coastal area and Iceland. Lending to the social problem, this is another cause of serious concern for the world community. Efforts have already been initiated to control emission of greenhouses, यानी इनको रोकने का काम अभी भी किया जा रहा है इस पे। Let us hope the world community respond to these changes and adopt a lifestyle that leave behind a valuable world for the generation to come. One of the major concerns of the world today is global warming. Let's look at how much the plants have warmed up from the temperature records. The annual average near surface air temperature of the world approximately 14 degrees Celsius है. An increasing trend in the temperature was discernible in the 20th century. The greatest warming of the 20th century was during the two periods, one 1909 to 1944 and 1977 to 1999. Over each of these two periods, global temperature rose by about 0.4 degrees Celsius. In between, there was a slightly cooling, which was more marked in the northern hemisphere. The globally average annual mean temperature at the end of the 20th century was about 0.6 degrees Celsius above the recorded at the end of 19th century and 20th century में ये मिला था हमें। और अब इसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्ड इससे ऊपर जा रहा है,
The seven warmest years during the 1850 to 2000 were recorded in the last decade. The year 1998 was the warmest year, probably not only for the 20th century but also for the whole millennium. और ये आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हो रही है वो अलार्मिंग कर रही है हमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो रहा है। तो ये आप इसके कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, ये आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं कि क्या होगा और खुद से